क्या कभी पेड़ों को चलते हुए देखा है, या फिर जानवरों को बोलते हुए देखा है, या फिर मरकर वापस आने वाले को देखा है? नहीं तो इंसान को सांप बनते हुए देखा है? नहीं समझे? मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ऐसी अनसुनी अनदेखी घटना को मैंने अपनी डायरी में उतारा और YouTube के जरिए आपके साथ साझा कर रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी भयानक घटनाएं हुई हैं। उन्हीं भयानक घटनाओं में से एक भयानक किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो कमजोर दिल वाले हैं वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, और जो मेरे साथ बने हुए हैं वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और तैयार हो जाएं इस भयानक किस्से को सुनने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मेरे एक अंकल थे जो हमारे साथ नहीं रहते थे। वो शादी के बाद दूसरे शहर में रहते थे। मेरे अंकल बिजली डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनकी अक्सर जो ड्यूटी थी ना, वो रात की ड्यूटी होती थी। उनके साथ उन्हीं का कलीग रात को ऑफिस में रहता था। मतलब ऑफिस में सिर्फ 2 ही बंदे रहते थे, एक मेरे अंकल और उनके साथ उनका एक और पार्टनर रहता था। तो अंकल की ऑलमोस्ट ड्यूटी रात को ही थी। अंकल के ना ऑफिस के सामने ही एक पेड़ था। जो वो पेड़ था ना, वो इमली का पेड़ था, और सभी को पता था कि इस इमली के पेड़ पर ना जरूर कोई भूत है। रात को रोने की आवाज आती है। सभी ने वो आवाजें सुनी हुई थी, और सब लोग क्या करते थे, दिन के टाइम पर भी अपना बाइक हो या साइकिल हो वहाँ पर खड़ा नहीं करते थे। मेरे अंकल भी स्कूटर पर जाते थे। मेरे अंकल भी अपना स्कूटर कभी उस पेड़ के नीचे नहीं खड़ा करते थे, आसपास भी नहीं खड़ा करते थे, दूर ही खड़ा करते थे। एक दिन क्या हुआ, मेरे अंकल की अभी नाइट ड्यूटी पर है, और ड्यूटी पर ना काम करते करते बाई चांस उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। लगभग होगा ये 1:30 बजे या 2 बजे का टाइम होगा। अंकल को तो उल्टियां स्टार्ट होगी, उनका तो सर बहुत बुरे से दुखने लग गया, अजीब सा उनको फीवर आ रहा था, कांपने लग गए अंकल। तो अंकल ने सोचा कि क्यों ना, मेरी इतनी हालत खराब है, मैं घर पर चला जाता हूँ। तो जैसे ही अंकल अपने ऑफिस से बाहर निकले ना, उन्होंने बाहर ही कदम रखा तो उन्होंने देखा कि कुत्ते ना जोर जोर से रो रहे हैं। कुत्तों की बहुत ही भयानक रोने की आवाज थी, और उन्होंने देखा कि उनका जो स्कूटर है ना, वो इमली के पेड़ के नीचे है। अंकल सरप्राइज कि इमली के पेड़ के नीचे किसने स्कूटर रखा होगा, बल्कि अपना कोई बाइक या साइकिल उसके पास नहीं रखता, तो मेरा स्कूटर किसने रख दिया। अब अंकल ने सोचा हो सकता है किसी ने मस्ती की होगी, तो अभी क्या कर सकते हैं, अब स्कूटर तो लेना ही पड़ेगा, घर पर जाना है। तो अंकल ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मैं ना अपना स्कूटर लेता हूँ, फट से स्कूटर स्टार्ट करके वहां से निकल जाता हूँ। अभी जैसे अंकल उस स्कूटर के पास पहुंचे ना, तो फिर से वहां पर किसी की रोने की आवाज आ रही थी, और अंकल ने जैसे ही अपना स्कूटर स्टार्ट किया ना, तो उनको ना कान के पास से एक आवाज आई, बहुत भयंकर डरावनी आवाज थी। अंकल ने पीछे टर्न नहीं किया, अंकल ने फटाफट अपना स्कूटर लिया और आगे निकाला। आगे अंकल ने निकाला तो अंकल को लगा ना उनके स्कूटर के पीछे कोई बैठा है। अंकल ने फिर भी टर्न नहीं किया, अंकल ने बिना देखे अपना स्कूटर चालू किया और फुल स्पीड में भगा दिया। फटाफट अंकल घर पर गए, स्कूटर खड़ा किया और रूम में आए और आंटी को बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो आंटी ने अंकल को दवाई दी और अंकल सो गए। अब अंकल सोए हैं तो सुबह का टाइम हुआ, तो आंटी ने नाश्ता वगैरह बनाया, टेबल पर रख दिया और अंकल को उठाया कि चलो उठो, नाश्ता वगैरह करो, फिर दवाई ले लेना, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। जैसे ही अंकल ब्रश वगैरह करके टेबल पर आए ना, तो अंकल नाश्ता करने के लिए बैठे, तो अंकल ने देखा कि पूरा खाना सड़ा हुआ है, खाने में कीड़े घूम रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े घूम रहे हैं। अंकल ने आंटी को बुलाया, बोले ये क्या है। आंटी ने देखा, आंटी सरप्राइज। आंटी बोली ये तो ताजा खाना था, अभी जस्ट गैस से उतारा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन का पुराना खाना है। बोले बाप रे, कितने बड़े बड़े कीड़े घूम रहे हैं। बोले इतने बड़े बड़े कीड़े घूम रहे हैं इस खाने में, ऐसा कैसे हो गया। आंटी बहुत सरप्राइज। तो अंकल ने बोला अभी कीड़े वाला खाना ना हम लोग घर पर नहीं रखेंगे, ऐसा करते हैं बाहर जाकर हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं और बाहर से कुछ खा पी कर आ जाते हैं। तो आंटी बोले ठीक है। तो पूरा खाना जो उन्होंने बनाया था, नाश्ता बनाया था ना, पूरा खाना उन्होंने डस्टबिन में जाकर बाहर डाल दिया और बाहर से नाश्ता कर आ गए।
अभी दोपहर का टाइम हुआ तो आंटी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ ना कुछ फिर से ताजा बनाती हूँ। आंटी ने पूरे दाल चावल आटा सब अच्छे से चुग लिया कि इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए घर में। सब साफ सफाई की, कहीं आंटी को कुछ नहीं मिला। आंटी ने दोपहर का खाना बनाया और अंकल को बुलाया टेबल पर के आ जाओ। आंटी जस्ट खाना लेकर हाथ में उठाकर टेबल पर रखने ही वाले हैं तो आंटी चौंक गए। आंटी ने अंकल को आवाज दी, सुनिए जी इधर आओ, ये देखो क्या है। तो इतना बोल गए अंकल फट से किचन में। अंकल ने देखा फिर से पूरा खाना सड़ा हुआ है, पूरे खाने में फिर से कीड़े घूम रहे हैं। आंटी बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गए कि ये क्या हो रहा है। अंकल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल ने फिर से क्या किया, वो खाना लिया डस्टबिन में बाहर जाकर डाल दिया और अंकल ने बोला हम लोग अभी क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो आंटी बोले ठीक है, अभी बाहर से खाना मंगा लिया। ऐसे ही रात का टाइम आया, आंटी ने खाना बनाया, फिर से खाने में कीड़े आ गए। अब आंटी सर पकड़ कर बैठ गई कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, खाने में कीड़े कैसे आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ताजे ताजे खाने में कीड़े आ रहे हैं, अभी एकदम फ्रेश खाना बना हुआ है, पूरा खाना सड़ जाता है, अजीब सी गंदी बास आ रही है खाने में से, कीड़े पड़ गए, ये क्या है। तो आंटी ने क्या किया, अपने पड़ोसियों को बुलाया और दिखाया कि देखो सुबह से ये क्या हो रहा है। तो पड़ोसी भी बड़े हैरान हो गए। तो पड़ोसियों ने बोला कि भाभी आप टेंशन ना लो, अभी आप हमारे घर पर खाना खा लो। तो आंटी और अंकल उनके घर पर गए और खाना खा लिया। अब रात का टाइम था, सब लोग सो गए, अंकल आंटी मतलब सो गए। अंकल सोए हैं तो अंकल की आवाज ना चीखने पर उठी, कोई चिल्ला रहा है। अंकल ने जब अपनी आंख खोली तो अंकल खुद के घर पर नहीं थे, बल्कि अपने पड़ोसियों के घर पर थे, वही पड़ोसी जिनके घर पर अंकल आंटी खाना खाने गए थे। अंकल हैरान कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और अंकल ना कहाँ पर सोए पता है, जो उनके पड़ोसी है ना, उनका जो पड़ोसी था वो एक साइड पर है, अंकल बीच में सो रहे बेड पर, और उनकी जो भाभी मतलब मेरे अंकल की जो भाभी थी वो बाजू में सो रही है। वो बाई चांस अंकल को देखकर डर गई और चीखी, इतने बुरे से चीखी कि अंकल की और भाई की, वो उनके पड़ोसी की मतलब आंख खुल गई। वो सब लोग हैरान कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। अंकल बोले मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गया, बोले मैं तो मेरे घर पर सो रहा था। तो उनके पड़ोसियों ने बोला कि आपके साथ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। बोले हमने अपना पूरा घर लॉक किया हुआ है, टेरिस का दरवाजा भी देख लो सब लॉक है। बोले ऐसे कैसे आप हमारे घर पर आ गए, बोले कुछ तो आपके साथ गड़बड़ चल रही है। तो अंकल ने उनको बोला सॉरी प्लीज, मेरी वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे भी पता नहीं मैं आपके घर पर कैसे आ गया। और अंकल खुद के घर पर चले गए। ऐसा ही 2-3 बार हुआ, कुछ चीखता और अंकल खुद को दूसरे के घरों में पाते। अंकल बहुत परेशान हो गए थे, पड़ोसी भी अंकल की हरकत से परेशान थे और अंकल भी बहुत परेशान थे। तो अंकल ने आंटी को बोला कि ऐसा कर, तू ना मुझे एक रस्सी से रात को बांध दे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रात को दूसरों के घरों में कैसे चला जाता हूँ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अगर खुद को रस्सी से बांधूंगा तो मैं अपने घर पर ही रहता हूँ कि दूसरे के घर में चला जाता हूँ। और आंटी को बोला ऐसा करना, जितना हो सके ना तू जागते ही रहना। तो आंटी बोले ठीक है। अब अंकल को आंटी ने अच्छे से रस्सी से बांध दिया। बाई चांस आंटी की भी आंख लगी, पूरा दिन से थके हुए हैं, काम करते रहते हैं। आंटी कब सो गए आंटी को भी पता नहीं चला, अंकल कब सो गए अंकल को भी पता नहीं चला। जब सुबह अंकल आंटी उठे तो देखा अंकल के जो पूरे हाथ पैर, जहाँ जहाँ पर रस्सी बांधी हुई थी ना, पूरा यहाँ पर ब्लड लगा हुआ है, हाथों पर और पैरों पर पूरे रस्सी से छीले गए हैं, जैसे कोई खोलने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है। तो आंटी ने क्या किया, आंटी ने मेरे दादाजी को फोन किया और उनको बोला कि पापा जी मैं कई दिन से आपको बता नहीं रही हूँ, घर में ना बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। उन्होंने पूरी डिटेल मेरे दादाजी को सुना दी। तो मेरे दादाजी ने जैसे फोन पर आंटी से बात की थी ना, तो फोन रखते ही उनका चेहरा बहुत टेंशन में आ गया। तो मैंने उनको पूछा मेरे दादाजी को क्या हुआ पापा जी, सब ठीक तो है। तो मेरे दादाजी ने मुझे बोला कि तेरे अंकल पर ना प्रेत का साया है। मेरे दादाजी ने मेरे छोटे अंकल को आवाज लगाई और उनको बोला कि सर्जन का नंबर निकाल। तो मैंने बोला 83641। तो मेरे दादाजी बोले हैं क्या, मैंने बोला 83641 ये सर्जन का नंबर है।
तो मेरे दादाजी बोले तुझे कैसे पता? तो मैंने बोला कि जो पर्चा था ना, उस पर्चे पर उसका नंबर लिखा हुआ था और सर्जन का नाम भी लिखा हुआ था। मैंने नंबर और नाम दोनों पढ़ लिए थे, इसलिए मुझे उसका नंबर ना याद है। तो मेरे दादाजी बोले तू बड़े कान लगा के रखती है, तो बोले तुझे क्या जासूस बनना है? तो मैं हंस पड़ी। तो मैंने मेरे दादाजी को बोला कि दादाजी मैं भी आपके साथ चलूंगी जब सरजौन आ जाएगा। तो मेरे दादाजी बोले नहीं नहीं नहीं, तू ऐसी जगह पे मत जा। तो मैंने बोला क्यों? आप ही तो मुझे शेरू पुत्र बोलते हो ना, मतलब शेरू बेटा। तो अब मेरे को आप बोलते हो कि तू मत आ, मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी देखना है। अब जासूस बोला है ना, तो जासूसी तो करनी पड़ेगी ना, मुझे जानना है ये क्या किस्सा है, ऐसा कौन सा प्रेत अंकल के अंदर आ गया है, मुझे वो देखना है। तो दादाजी बोले ठीक है, चलना मेरे साथ। ये जो 83641 मैंने नंबर बोला है ना, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है इस किस्से में यूज करने के लिए। उसका असली नंबर तो सर्जन का दूसरा ही था, जब मैंने दादाजी को ये नंबर बताया था। दोस्तों अब सर्जन आया और मैं ना अपने दादाजी के साथ, सर्जन के साथ अंकल के घर पर गई। जब हम लोग अंकल के घर पर गए ना, तो अंकल के हाथ बहुत छिले हुए थे। अंकल ने हाफ स्लीव्स पहनी हुई थी यहाँ तक, और उन्होंने दिखाया कि देखो मेरे हाथों का क्या हाल है। पैर भी अंकल ने दिखाए। तो सर्जन को एंट्री करते ही ना कुछ अजीब सा गड़बड़ फील हो रहा था। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसको कुछ अजीब लग रहा है। तो सर्जन ने पूरी बात अंकल की सुनी, आंटी की पूरी बात सुनी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे घर में ना एक कोना पकड़ा और एक कोने से प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी। ऐसा हाथ रख के ना पूरे घर में वो प्रार्थना करते जा रहे, प्रार्थना करते जा रहे। कंटिन्यू उन्होंने पूरे घर में प्रार्थना की। जैसे वो प्रार्थना करते जा रहे हैं ना, तो उनके घर में दीवारों से ना अजीब सा कुछ काला काला निकलना स्टार्ट हो गया। सभी दीवारों में से एक दीवार नहीं, जितने घर की दीवारें थी ना, सभी दीवारों में पूरी कालक छा गई थी। इवन के अंकल आंटी के फोटो फ्रेम पर भी कालक छा गई थी। पूरा फोटो फ्रेम जो था ना कालक से भर गया था। कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि ये अंकल और आंटी की फोटो है, ऐसा दिख ही नहीं रहा था। पूरा घर में कालक कालक कालक, ऊपर से लेकर नीचे तक ना पूरे घर में कालक छा गई थी। और फिर अचानक से अंकल के घर पर ना शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से अंकल के घर पर आग लग गई। फटाफट उस आग को बुझाया गया। जैसे वो आग बुझाई ना, तो एकदम सबको वहाँ पर शांति फील हुई, एकदम नॉर्मल लग रहा था। जो कालक थी दीवारों पर वो खुद ही हट गई थी। किसी ने साफ भी नहीं की, किसी ने पोछी भी नहीं, खुद ही वो कालक कहाँ चली गई पता ही नहीं चला और सब नॉर्मल हो गया। उस दिन के बाद अंकल आंटी के घर पर सब ठीक हो गया, कोई भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई है। खाना वगैरह सब लोगों ने वहीं पर अच्छे से आंटी ने बनाया और सबको खिलाया। कोई कीड़ा नहीं था, कुछ गड़बड़ नहीं थी। हम सब लोगों ने अभी प्रार्थना मिलके की और फिर हम लोग अपने घर पर वापस आ गए। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। खौफ का मजबूत जबड़ा ढांचा ही है, तो वो कैसे ना टूटेगा साहस के वार से। विश्व की कुदरती गति रुक नहीं सकती, तीर ना गोली और ना किसी हथियार से। तीर ना गोली और ना किसी हथियार से।